A very good afternoon to all of you. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कैसे हो सब लोग? ऑनलाइन में क्या आवाज़ आ रही है मेरी? क्या आप सुन पा रहे हैं? तो बोलिए ना यार। क्या चक्कर है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? ज़रा बोलिए भी। जी ओके। सो स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इरिगेशन यानी कि वाटर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर के बारे में स्टडी किया होगा। इरिगेशन जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि आज हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले आपका इरिगेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन मैनेजमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप लोग वाटर की रिक्वायरमेंट है प्लांट की और उस डिमांड को आप लोग आर्टिफिशियली कंप्लीट करते हो, तो उस केस में हम उसको नाम देते हैं आपका इरिगेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब है कि जब पानी की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, एंड एट दैट टाइम यू आर प्रोवाइडिंग द वाटर आर्टिफिशियली, मीन्स वाटर जो है नेचुरल मीन्स के द्वारा नहीं आ रहा है, आइदर रेनफॉल के द्वारा, प्रेसिपिटेशन के द्वारा नहीं आ रहा है, या फिर ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन आप लोग बोलते हो कि ये नेचुरल कैसे है, हम लोग इसको पंप से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा वाटर होता है वो ऊपर की ओर आपका कैपिलरी पोर्स के द्वारा जो है अपवर्ड मूवमेंट में आपका वाटर जो है ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, और उसकी वजह से पानी जो होता है वो प्लांट को अवेलेबल भी होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन जो होता है वो यहाँ पर वाटर रिस्पॉन्सिबल है ऑटोमेटिकली, नेचुरली जो है आपके प्लांट को अवेलेबल होने के लिए। तो यहाँ पर वो वाटर कभी भी आपका जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप लोग वेल यानी कि कुओं से या आप समर्सिबल पंप से वाटर को अगर एक्सट्रैक्ट करके इरिगेशन की फॉर्म में उसको दे रहे हो, देन इट विल कम्स अंडर द इरिगेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? चलिए, तो यहाँ पर आपका इरिगेशन मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैंने ऑलरेडी कल बोला था कि हमारी अलग अलग डिमांड्स हैं वाटर की, और उसको अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा, दैट इज 1/4 समथिंग क्यूबिक मीटर, है ना। तो 1400 समथिंग क्यूबिक मीटर अगर वाटर अवेलेबल है आपका पर कैपिटा अगर इंडिया में, तो अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। और लगातार बोला जा रहा है कि अगर यही हालात रहते हैं तो 2025 नहीं तो 2050 तक हमारी कंट्री जो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाटर आपका लेस देन 1000 रह जाएगा, और उस केस में हमारी कंट्री को वाटर स्कैर्सिटी कंट्री के अंदर घोषित करना पड़ेगा। और हम एग्रीकल्चर में ही इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखिए, नॉर्मल लाइफ के अंदर आपका खाने के लिए, पीने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। आप लोग जितना खाना खाते हो या पीते हो, तो उसके बाद वेस्टेज जो होता है वो हमें रोकना चाहिए, चाहे फूड का है चाहे वाटर का है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे आने वाले टाइम के अंदर जो फूड की डिमांड है, या फिर देखिए प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो खाना खाते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल तुम्हारे एक बात करते हैं टैप के अंदर, है ना। नॉर्मली एक टैप के अंदर एक वाटर की ड्रॉपलेट जो होती है वो पानी आती रहती है ना, टिप 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 टिप। हम लोग सोचते हैं कि यार इससे क्या हो जाएगा, और हम लोग उसको बहने देते हैं। पानी लगातार कॉन्टिन्यूसली रन कर रहा होता है। आप कभी ये काम करना, उसके नीचे एक बकेट रख देना, आई थिंक सो विद इन 1 नाइट वो कंप्लीट जो आपका ड्रॉप पानी था वो एक नाइट के अंदर पूरी बैकेट को भर के उससे ऊपर पानी बाहर निकल रहा होगा। यानी कि मोर देन 25 to 30 लीटर पानी आप लोग उसके द्वारा वेस्ट कर देते हो। और कई जगह तो ऐसा होता है कि पूरा पानी निकल रहा होता है फुल एक फ्लो की फॉर्म में। तो आप लोग सोच सकते हो कि वहां पर पानी कितना वेस्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली उस पानी की अगर वेस्टेज को बचाया जाए, तो आने वाले टाइम के लिए हम जो हमारे जिन एरियाज में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखिए, आज तो मैं एक फैक्ट समझाता हूँ। प्रेजेंट टाइम में आपने एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर पानी की बात करें, तो जैसे उधर साउथ इंडिया में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है
है ना। और इधर अगर हम यहाँ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो आपके पंजाब और हरियाणा के बीच में एक वाटर का कॉन्फ्लिक्ट है। शायद आप लोगों ने सुना होगा SYL के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते होंगे वो इनके बारे में जानते होंगे। सतलुज यमुना लिंक, ये एक नहर है जो कि आपका बनाई जा रही है पंजाब से हरियाणा में वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। जब इस वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस लिंक को जो आपका एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो यार पंजाब का पानी है, हरियाणा को दे दिया गया। बहुत सारे लोग जो हैं हरियाणा वाले ये बोलते होंगे ना हम तो पानी लेके छोड़ेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट अगर हम समझेंगे यहाँ पर इस चीज़ को, तो हमें समझ में आएगा कि वाटर है, वाटर आपका अगर कहीं से फ्लो कर रहा है, वाटर अगर मूवमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये मूवमेंट करके कहीं ना कहीं तो वाटर जाएगा ना। क्या पॉसिबल है कि इस वाटर को आपका जो एट लास्ट मूवमेंट है उसको हम बचा सकें? नहीं पॉसिबल है। और दूसरा, अगर वाटर कहीं भी किसी भी एरिया में अगर हम अवेलेबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो नए आपके क्रिएट होते हैं। अगर अभी भी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कई रीजन ऐसे हैं जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वहां पर वाटर अवेलेबल हो जाए तो प्रोडक्शन आपका ये कह सकते हो मल्टीपल हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से जो फूड की स्कैरसिटी है इंडिया के अंदर, जो फूड की कमी है, अब बोलोगे सर फूड की कमी कहाँ है? देखिए, कमी नहीं है तो क्या आप लोग सोच पा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वीट के लिए, जिस वीट को टर्की ने आपका एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से, तो टर्की ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको जर्मनी ने डिमांड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल तुम सोच कर देखिए कि एक आपके वीट के अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू ज़्यादा पाए जाते हैं, टर्की को ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नई कंट्रीज़ को आपके इंडिया ने एक्सपोर्ट करने से वीट मना कर दिया था। लेकिन बाद में टर्की का जब प्रोडक्ट आप टर्की में जब गया, आपका कंसाइनमेंट वापस आ जाता है, तो उसी कंसाइनमेंट को जर्मनी डिमांड करता है कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो वीट है वो हमें भेज दीजिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जर्मनी जो है वो आपका फूड की या वीट की जो डिमांड था वो सप्लाई कंप्लीट करता था रसिया या यूक्रेन से। दोनों जो है अभी युद्ध के अंदर कंप्लीटली एंगेज्ड हैं, देन डेफिनेटली दे कैन नॉट कंप्लीट द सप्लाई, सो एट दैट टाइम दे आर डिमांडिंग द food from any other country, so they are seeking the that particular export demand from the India, and definitely India is a primary resource for that particular wheat production after the China and Russia, yes or no? क्योंकि उनके बाद हमारा इंडिया जो है, हाँ ये बात जरूर है कि इंडिया जो है वो आपका वीट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है आफ्टर द चाइना। लेकिन आपके यूरोपियन कंट्रीज में वहां पर जो एक्सपोर्ट की क्योंकि देखो रसिया कंप्लीट कर रहा था और रसिया से वहां पर लेकर जाना इजी था, एक्सपोर्ट का जो कॉस्ट था वो भी कम था, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम था, इसलिए वहां से वो डिमांड कंप्लीट करते थे। लेकिन अभी रसिया एंगेज्ड है तो डेफिनेटली वहां से ये कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया से उन्होंने डिमांड की सप्लाई की, तो वो इन लोगों ने अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाया है, लेकिन आई थिंक सो टर्की वाला कंसाइनमेंट वहां जाएगा। तो इस चीज को समझ सकते हो कि फूड की डिमांड कितनी है, यानी कि सप्लाई तो बहुत कम है और आपकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम बोले एक बात, फॉर एग्जांपल हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाकर हम जो वेस्ट है वो बाहर छोड़ देते हैं, तो उसी वेस्ट में से अगर बाहर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल जो 2 दिन से भूखा है वो अगर उसमें से खाना खा रहा होता है, तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना, कि वो फूड जो वेस्ट था हमारे लिए उसको उसने खाया। वही बात है कि एक प्रकार से टर्की ने उस फूड को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, और उस वेस्ट के फूड की अगर डिमांड हो रही है जर्मनी के द्वारा, तो डेफिनेटली समझ सकते हो कि फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है। और वैसे ही डिमांड आपके पानी की हम कर सकते हैं। यहाँ पर पानी तो आप लोग सब देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में इस बार जो गर्मी है वो काफी ज्यादा है। चलो बारिश पहले हो गई थी तो वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत है लोगों के पास पीने के लिए, लेकिन अगर ये बारिश नहीं होती तो इन दैट केस अब भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर आपने कई कुछ खबरें सुनी होंगी इन दिनों के अंदर, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा अच्छे से, या फिर राजस्थान में भी कुछ जगह पर पानी की स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा आ गई है, वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो वो डेफिनेटली अब हमें उसको क्या करना है, मैनेज करना है। लेकिन एग्रीकल्चर में इरिगेशन से कैसे मैनेज करना है, तो उस चीज को हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम में जो वाटर अवेलेबल है आपके इंडिया के अंदर, मैंने क्या बोला कि जो एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, टोटल आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका 80% हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर एग्रीकल्चर में ये आपका 80% वाटर यूज हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए?
क्योंकि 80% आपका वाटर केवल एग्रीकल्चर पर्पज में यूज हो रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के लिए हम लोग और यूज करेंगे अगर हमने राइस और आपका ये जो वीट पैटर्न है इसको चेंज नहीं किया। और डेफिनेटली वाटर की डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होती जाएगी तो आने वाले टाइम में क्या होगा, प्रोडक्शन आपका डिक्रीज भी हो सकता है, और वाटर की जो रिक्वायरमेंट, वाटर की डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है सोइल आपकी, क्योंकि लगातार मोनोक्रॉपिंग करने से सोइल क्या हो जाती है आपकी, खराब हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो उस चीज को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। समझ में आया? देखिए, लाइफ के अंदर सब चीजें मैनेज होती है, लेकिन करने वाला चाहिए, और उसको करने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास वो अवेलेबल है तो हम लोग उसको जो है नहीं समझते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे लिए इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 500 रुपीज है, तो तुम्हारे पास जो 5 रुपीज अगर पड़े होंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर क्या है, आपकी जेब में केवल और केवल 5 रुपीज है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम वो 5 रुपीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करोड़ों में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल है वो वही है, उसी के द्वारा आप लोग कुछ कर सकते हो। वही बात यहाँ है, उन लोगों से वाटर की जो आपकी अहमियत है या इंपॉर्टेंस है वो उन लोगों से समझ सकते हैं जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी लेस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज आगे आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके अंदर सबसे ज़्यादा यही है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर जो आपका मेन नदियां हैं, जैसे कि आपका गंगा, गोमती, गंडक, कोसी, गंगा, है ना, तो ये नदियां हैं जहां से आपकी वाटर की जो डिमांड है वो अलग अलग स्टेट के अंदर आपके अलग अलग कंप्लीट हो रही है। जैसे इंडस, चेनाब, सतलुज, है ना, ये कहाँ पर है, तीनों की तीनों पंजाब में, है ना। इसके अलावा दो और हैं, कौन कौन सी हैं, सतलुज, चेनाब और ब्यास नहीं लिखी ना यहाँ पे, ब्यास, और एक और है ना, झेलम। नहीं, झेलम तो कश्मीर में है, कश्मीर में ना, हाँ झेलम कश्मीर में है। झेलम झील है एक, नदी नहीं है। या नदी है, नदी है या झील है झेलम, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं। झेलम झील तो है इतना मुझे पता है, नदी भी हो सकती है फिर वहाँ पे, ठीक है। तो वही है कि उनसे डिमांड आपके अलग अलग एरिया में कंप्लीट हो रही है। उसी प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं आपके इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो भाखड़ा नेंगल डैम है जो कि सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर, आपका पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान, इन एरियाज़ में ये डिमांड आपकी कंप्लीट कर रहा है वाटर की। उसके बाद आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये आपका बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर डिमांड को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। कहाँ, वेस्ट बंगाल में है हीराकुंड डैम जो कि महानदी है। इसी प्रकार से आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अलग अलग नदियों के ऊपर हैं आपके। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका, आई थिंक सो, ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट वाला है, ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एफओ वाले में आया था, पता नहीं किस में आया था, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, पता नहीं किस में आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आपका, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद है कि इरीगेटेड फील्ड होता क्या है, तो ये वो फील्ड होता है जहाँ पर आप लोग वाटर की आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हो। और ये हमारा क्या होता है बीच में, चैनल, ये क्या होता है आपका, चैनल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इरिगेशन क्या है, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। अब पता है क्या चक्कर है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, यहाँ एक गणेश लड़का है, गणेश धान, गणेश गणेश गणेश, या गणेश प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। गणेश अनम्यूट योर सेल्फ। ये तो वीडियो ही बंद कर गया। आई एम जस्ट आस्किंग टू ऑन योर वीडियो एंड ऑन योर माइक। या आपने लिखा था ना कि पीपीटी से पढ़ाना चाहिए, आपने नहीं लिखा, फिर एक गणेश एक और है, दो है टोटल। तो उन्होंने डिमांड की थी कि सर पीपीटी से पढ़ाना चाहिए। अब देखिए ये जो चीज है आई थिंक सो मैं बता चुका हूं, और इसमें क्या हो रहा है हमारा, बार बार जब इनको ऊपर आएंगे ये भी हो गया ये भी हो गया, तो मैं यहां पर क्या करता रहूंगा अपना। अब ये चीज देखिए, क्या इसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूं, यहां पर क्या लिखा गया है, इरिगेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सॉइल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इरिगेशन हम क्यों प्रोवाइड करवाते हैं भाई, डिमांड है, और डिमांड किसके लिए है, एक पौधे की डिमांड क्यों होती है,
आप सब लोग जानते हैं कि आपका सोइल को वेट करने के लिए, सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनको अपटेक करने के लिए, आपके प्लांट की फोटोसिंथेसिस की डिमांड है उसके लिए, सोइल को कूल करने के लिए, इन सब चीजों के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की रिक्वायरमेंट है। और हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब मैं अगर इनको पढ़ूंगा तो पढ़ पढ़ के मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये पीपीटीज जो हैं इनके अंदर हाँ कई बार ऐसा होता है कि एक या दो इमेज हमें शो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कल की क्लास की, जैसे कल हम टीलेज पढ़ रहे थे, तो टीलेज में इंप्लीमेंट की हम लोग जो बात कर रहे थे, तो इंप्लीमेंट में हमने पढ़ा था कि एक प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है, एक सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है। अब प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो आपका हैरो है, आपके प्लो हैं, अब वो आपको खासकर अगर हम बात करें तो जो लोग फील्ड में नहीं जाते हैं, स्पेसिफिकली जैसे गर्ल्स जिन्होंने नहीं देखा होता है ना, जो गांव से बिलोंग करती हैं, शायद उन्होंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होता है। लेकिन कुछ गर्ल्स जो हैं या कुछ बॉयज़ जो हैं जो शहर में रहते हैं, उन्होंने शायद फील्ड को कभी अगर ऑब्जर्व नहीं किया है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है कि वो हैरो क्या है, वो आपका कल्टिवेटर क्या है, वो उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लोग उनको समझकर, उनको सुनकर, जाने के बाद पीपीटी को खुद पढ़ लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ पर होना क्या चाहिए। ये कोई किसी के साथ मतलब बाउंडेशन नहीं है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि पीपीटी जो है वो एक प्रकार से अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपकी कुछ चीजों के ऊपर हम इतना टाइम आपका वेस्ट कर देंगे कि जिसके अंदर केवल और केवल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर तीनों चीजों की बात करता हूँ, मैंने तीनों को एक सेकंड में भी खत्म कर सकता हूँ और 2 घंटे तक इसके ऊपर लाइन पे लेक्चर भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, टू ऐड वाटर टू द सोइल फॉर सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वही बात मैंने बता दी कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा? वी ऐड द वाटर टू सॉइल फॉर सप्लाइंग, यानी कि पानी को सोइल में अप्लाई किया जाएगा, मॉइस्चर जो आपका है उसको अवेलेबल करवाने के लिए, एसेंशियल फॉर नॉर्मल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये पानी जो होता है, ये जो मॉइस्चर होता है, वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। तो कितनी बड़ी बात बता दी ना मैंने, इतना तो तुम्हें कोई बता ही नहीं सकता था। समझ में आ गया? क्योंकि ये मैंने लाइन पढ़कर बता दी। इज दिस गुड? आई डोंट थिंक सो दैट इज गुड, है ना। मैं ये मानता हूं कि ये चीज आपकी नॉर्मल है, इनको आप अगर स्टडी करना चाहोगे तो अपने बिहाफ पर कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग इतने मैच्योर्ड हो, तुम इतने ग्रेजुएटेड हो। हाँ, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाए, उसको जो है हर हालत में किसी न किसी प्रकार से आपको समझाया जाए कि किस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बार बार हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप इन प्रोजेक्ट की बात करेंगे, है ना, कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, है ना, तो अब इसके अंदर क्या कर सकता हूं? अगर मैं टाइम करना चाहूं पास तो आराम से कर सकता हूं। देखिए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, कहां पर है? दामोदर। कहां पर है? दामोदर, 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 है ना। हीराकुंड कहां पर है? महानदी। अच्छा, स्टेट का नाम बताइए? ओडिशा। 2 घंटे इसी पे लग जाएंगे। इफ यू वॉन्ट डू दिस आई कैन, देर इज नो प्रॉब्लम। बट वही चीज है, अगर तुम खुद पढ़ना चाहोगे तो आई थिंक सो विद इन 10 मिनट दैट यू कैन कवर इजीली। बट इफ आई विल कवर दिस वन देन डेफिनेटली आई विल टेक अराउंड मोर देन 20 मिनट, बिकॉज यहाँ बीच में फिर कुछ ऐसा भी होगा जिसके अंदर मैं 2 घंटे आपको डिस्कशन भी करूंगा, 2 घंटे पॉइंट के ऊपर लेकर आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलिए चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट चलो आ ही गया है। आप बताइए कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में सुना आपने? लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? कोई आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से है यहां पर? समवन इज फ्रॉम आंध्रा एंड तेलंगाना? या Basha, please tell me what is the lift irrigation project and name the lift irrigation project, world largest irrigation lift irrigation project. नाम पता नहीं है, कब बनाया था चलिए बताइए। खत्म नहीं, स्टार्ट कब हुआ था? एनीवन एल्स? इवन दो यू कैन थिंक दैट कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है और आपके एरिया में है। या अनुषा? वेरी गुड, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट इज इन द तेलंगाना। और ये आपका जो है 2016 से चल रहा है, 2016 से,
ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट, व्हाई इट इज नोन एज लिफ्ट? क्योंकि इसके अंदर पानी को लिफ्ट से पहुंचाया जा रहा है, या पानी को लिफ्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पंप्स, ठीक है। तो वहां पर आपका पानी जो है इरिगेशन फैसिलिटीज, वाटर की डिमांड, एनिमल्स की रेयरिंग के लिए, आपके ह्यूमन बीइंग की वाटर की सप्लाई के लिए, उन सभी के लिए जो है वाटर आपका अवेलेबल करवाया जा रहा है। समझ में आया? तो ये आपका क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, नेम इज द, अब तो बोल दो, कालेश्वरम, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये प्रोजेक्ट होते हैं। और एक चीज और बताता हूं, देखिए अभी कल अगर आपका जो यूपीएससी वाला क्वेश्चन था उसके अंदर दो क्वेश्चन मैं आपको इलेबरेट करना चाहूंगा। एक तुम्हें देखा होगा गोल्डन महसीर, उन लोगों ने उसको क्यों फोकस किया पता है? अगर यूपीएससी की बात करें तो उन्होंने इसको फोकस क्यों किया हुआ है, रीजन क्या है कि उन्होंने उस क्वेश्चन को पूछा, पता है? इसका रीजन ये है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो काफी न्यूज में है, क्योंकि गोल्डन महसीर जो है वो आईयूसीएन के द्वारा इसको रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज में इंक्लूड किया गया है। और जैसे ही रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज में उसको इंक्लूड किया, वैसे ही क्या हुआ, उस स्पीसीज की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई। और जैसे ही इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। सेम लाइक अगर हम बात करें तो आपका एक मशरूम के ऊपर फोकस किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था गुची जो है वो क्या है, गुची क्या है? तो गुची एक फंगस, डेफिनेटली, क्योंकि मशरूम क्या होती है, फंगस ही तो होती है। और जो फंगस है उसको इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? क्योंकि देखो, अगर प्रेजेंट टाइम में तुम देखोगे तो लास्ट ईयर जब से मोदी जी ने मशरूम खाई थी ना, तब से लेके वो न्यूज ही न्यूज में थी। पता है आपको? आई थिंक सो एक दिन वो हिमाचल चले गए, पता नहीं किसने उनको दे दी, लेकिन उन्होंने खा ली जब से, उनका मतलब वही कि वो तो वही खाते हैं, और तब से वो न्यूज में चल रही है। यार ऐसा नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस पहले नहीं थी, वो पहले भी थी। और उसका अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि लाखों में प्राइस है, ठीक है। और वो आपका इंपॉर्टेंट भी है, उसके अंदर न्यूट्रिटिव क्वालिटी भी ज्यादा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आप लोग क्या देखते हो, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, या पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो वो क्वेश्चंस वहां कहां से आते हैं? कभी भी देखना उस ईयर के अंदर ट्रेंड में क्या था, डेफिनेटली वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आपका 3 या 4 चीजों के रिलेटेड एग्जाम में आपका यूपीएससी के अंदर जरूर डाला हुआ होगा। उसी के साथ नाबार्ड में भी पक्का उसके लिए क्वेश्चंस डाला हुआ होगा, क्योंकि ये दो एग्जाम ऐसे हैं जिनको आप लोग जब देते हो तो यहां पर स्टैंडर्ड आपके कायम होते हैं। आईबीपीएस वालों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, इनका कोई लेवल नहीं है। ये लोग पता नहीं क्या करते हैं और कहां से करते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कई बार तो ये कुछ भी नहीं डालते हैं और कई बार ये बहुत कुछ डाल देते हैं। लेकिन यहां पर ये मानना पड़ेगा कि इसीलिए इस एग्जाम के पैटर्न को, हाँ, लेकिन ये है कि ये लोग एग्जाम के पैटर्न को डिफिकल्ट और इजी जो बनाते हैं ना, वो केवल और केवल उन क्वेश्चंस को उठाकर बनाते हैं जो क्वेश्चन कभी किसी ने पढ़े हुए नहीं होते या बिल्कुल कोरिलेट नहीं करते होते उस टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसलिए वो पेपर या तो इजी बन जाता है या डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन याद रखना, तुम अगर इस चीज के अकॉर्डिंग सोचकर जाओगे कि मेरा हर क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए, सो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आपको बस इतना होना चाहिए कि मेरा जो क्वेश्चन होने वाला है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप अप टू 40-45 क्वेश्चन एग्जैक्ट करके आते हो बिल्कुल गलत किए बिना, और उस क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर नॉर्मल रहता है, तो आपका सिलेक्शन इजीली पॉसिबल है। लेकिन अगर वो पेपर आपका नॉर्मल से आपका थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर मतलब कहते हैं ना कि हार्ड आ गया, तो उस केस में उसकी कट ऑफ जो है वो लेस देन 40 भी चली जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब तुम पढ़ते हो ना, तो केवल तुम ये मत देखो कि यार तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने जितना किया वो कितना स्ट्रोंग किया, इससे फर्क पड़ने वाला है। आप जितना जो कर रहे हो रोज के रोज, उसको आपने रोज किया, डेली किया नहीं किया, उससे फर्क पड़ने वाला है। पता है आपको, आज अप्रोक्सीमेटली जो मैं क्लास ले रहा हूं 90% मैं आपको इस चीजों के रिलेटेड कहीं ना कई बार गाइड करता रहता हूं। लेकिन जैसे ही मेरे लेक्चर्स ओवर होते हैं, मैं यहां पर आपके कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको 5 मिनट भी लेक्चर इनके बारे में देगा। वो अपना काम करेगा, तुरंत जाएगा, सिलेबस खत्म होगा, टेक ओवर। केवल टेस्ट आपके चलते रहेंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि ये सिंपल फैक्ट है,
क्योंकि आपकी जब क्लास हो चुकी है तो हम आपके ऊपर इतना केयर थोड़ा ना करेंगे, भाई आपको करवा दिया, अब तो आपकी मेहनत है ना। अब डेफिनेटली उस चीज के अंदर होता क्या है, हम लोग उसको नहीं समझते। हम लोग केवल अभी प्रेजेंट की सिचुएशन को समझते हुए कि सर यार अरे ऐसे टाइम पास कर रहा है भाई ये, है ना, करने दो, अपना क्या है। समझ में आया? तो वो चीज है, लेकिन ये अभी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी टाइम है। लास्ट में देखना, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 10,000 15,000 इस प्रकार से आपको कोर्स दिया। लास्ट में हो सकता है कोई 2500 में आएगा, कोई 500 में आएगा, कोई हो सकता है 5000 में आएगा, है ना, इस प्रकार से आएंगे। और वो फिर क्या चाहते हैं, एक महीने में मैं सारा गुरु मंत्र लेके उनके पीछे पड़ जाऊं और ये लो पढ़ लो। लेकिन उस टाइम में क्यों देता हूं उस कोर्स को इतना इजीली? इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे पता है ये सिलेक्शन तो लेने वाला है नहीं, एक महीने में पॉसिबल है नहीं। लेकिन जैसे ही 2500 500 जिसे ही इसने मुझे दिए, उसके बाद मैं इसे ग्रैब कर लूंगा। फैक्ट है, ये फैक्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा। और जब तक ये फैक्ट आप लोग नहीं समझोगे तब तक आप बेवकूफ बनाए जाते रहोगे, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने उस टाइम फ्री दे दिया था। भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आपको अभी क्या मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समथिंग इज, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ तब समझ में आएगी। एक सेकंड रुकना। सो आपका ये इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज आपकी होती है ना, जो प्रेजेंट टाइम में आपके डेटा है। अब आपको क्यों बोलते हैं कि यार न्यूज़पेपर पढ़ लो। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम लोग न्यूज़पेपर को सारा दिन पढ़ते ही रहो। अगर आप 10 मिनट दोगे तो न्यूज़पेपर में से वो इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारे एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से कोरिलेट करते हुए कोई टॉपिक है तो आपका उसको लिख लीजिए बस। उसके रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है तो पढ़ लीजिए। सेकंड, इंग्लिश को अगर आप इंप्रूव कर रहे हो तो उसका जो आर्टिकल पेज है उसको आप लोग फोकस कर लीजिए बस। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो एडिटोरियल पेज होता है, और पढ़ने के लिए आप या द हिंदू यूज कर सकते हो या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही अपने आप में बहुत बढ़िया है ना। तो उनको आप लोग फोकस कर सकते हो। उनके अंदर मोस्टली जो कंटेंट है वो दिया हुआ होता है, चाहे स्कीम की बात करोगे चाहे डेटा की बात करोगे, है ना, ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो? हाँ, तो फोकस कीजिए थोड़ा सा, है ना, और पढ़ने का भी काम करिए यार। अदरवाइज देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पीपीटीज यही हैं, पीपीटीज कहीं नहीं जा रही हैं, बनी हुई है, उसके ऊपर मेहनत नहीं करता हूँ मैं। मुझे सारा दिन मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं बोल के लेके आ जाता हूँ कंटेंट को कि ये लो जी आपके पास है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, लिख लीजिए। क्योंकि नोट्स अगर जब तक हमारे खुद के नहीं होंगे तब तक किसी के भी नोट्स होते रहें। आपको पता है नोट्स दो तरीके से बनाए जाते हैं। फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाना। जब तुम किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ते हो कभी भी नोट्स मत बनाना। उसको हमेशा सेकंड टाइम पढ़ते हुए, थर्ड टाइम पढ़ते हुए उसके नोट्स बनाइए। फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए आपको ये भी अंदाज़ा नहीं रहेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। कोई भी नई बुक अगर आप लोग लेकर आते हो तो आप लोग नई बुक के चाव के अंदर पहले क्या करते हो, एक दो बार लिखने की कोशिश करते हो, एक दो पेज लिखते हो, इतने में बुक पुरानी हो जाती है, थक जाते हो। उसी प्रकार से नोट्स होते हैं। आप नोट्स को भी प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आप कैसे, मतलब पहले तो आप नोट्स की डिमांड कर रहे हो और फिर उस नोट्स को भी प्रिसाइज कर रहे हो। पहले ऑलरेडी उसको इंपॉर्टेंट करके उसको छांट कर आपको दिया गया है, अब आप उसको भी प्रिसाइज कर रहे हो। फिर पॉसिबिलिटी हम क्या ढूंढते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, तो क्या हम डिमांड कर सकते हैं उस चीज की? ऑलरेडी उसमें कंटेंट कम है और आप उसको और कम करते जा रहे हो। तो पहले नोट्स आपके ऑलरेडी हैं,
उसमें बस ऐड ऑन करिए आप लोग जितना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने पीपीटी से पढ़ा, उसके अंदर जो कुछ था वो वहां पर नहीं था तो आपने ऐड कर लिया। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। तो इसको आप लोग फोकस करिए, क्योंकि अगर ऐसा होता कि केवल कोई कंटेंट को पढ़ने से पास हो जाता तो अब हजारों बच्चों के पास नोट्स अवेलेबल है। दूसरा, कम से कम जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं मोस्टली के सभी के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। आप अगर आज प्रेजेंट टाइम में किसी का भी नाम लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि कहां से कौन सा कंटेंट लिया गया है, एक एक लाइन बता दूंगा। वो कंटेंट आपके पास फ्री में प्रेजेंट है, लेकिन हम फ्री में नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें पैसे देके पढ़ने में क्या आता है, मजा। कुछ दिन आता है, 5 से 10 दिन आता है, फिर वो मजा विलुप्त होने लगता है, हवाओं में उड़ने लगता है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। ये ना हो कि आने वाले टाइम में उस चीज का पता भी ना चले कि होने वाला क्या है। हाँ, आज क्या बार है आपका, वेडनेसडे, ठीक है। तो मे बी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी क्लास रहेगी इस बार, तीनों दिन क्लास रहेंगी, ठीक है। और आपकी पैथो की क्लास रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लास रहेगी। टाइमिंग जो डिसाइड की जाएगी बाद में बता दी जाएगी आपको। तीनों दिन पैथोलॉजी की क्लास आपकी रहेगी। किसकी रहेगी, पैथोलॉजी की। बस टाइमिंग आपका इन्फॉर्म किया जाएगा, वहां पर आपको कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा कि ये टाइमिंग रहेगी। तो आप थर्सडे की शाम को देख सकते हैं कि टाइमिंग क्या है, तो उसको वहां पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई शक, क्योंकि सर जो है वो कुछ दिन के लिए 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो पैथोलॉजी का मैक्सिमम जो कंटेंट है वो कोशिश करेंगे कि वहीं पर आपका कवर हो जाए 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास में। तो आप इन बिटवीन जो भी डाउट होंगे आपके वो हमेशा क्लास के लास्ट में आप पूछेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको कोई म्यूट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना कि आप लोग अगर इन बिटवीन जो डाउट हैं उनको लिख लें, राइट डाउन कर लें, और जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके बाद आप सर से क्या करें, क्वेश्चंस पूछें। बट इंटरेक्शन जरूर रखना, यस और नो जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत जरूरी होता है यार। टीचर उतना ही बूस्टअप होकर आपको पढ़ा सकता है। जैसे ही आप लोग डल, एक सिंपल सा फंडा है, आप एक कोशिश करिए कभी भी इस चीज को समझने की। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी भी मूवी को देख रहे हो, उस मूवी में केवल कुछ चल रहा है, केवल बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कितनी देर सुनोगे, सही सी बताना। आप बहुत रेयर सुनोगे उसको, है ना। उसी प्रकार से तुम लोग कई बार क्या करते हो, किसी एक अच्छे पर्सन को सुनना, कोई बूढ़ा आदमी है वो आपको समझा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर आपको कई बार बता रहा होता हूं, आप लोग कुछ देर सुनते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज में। लेकिन जब आपको कोई एक पर्टिकुलर बहुत ही मतलब ऐसी चीज बताई जिसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तो आप लोग उसको सुनोगे। लेकिन जैसे ही आप लोग सुनना बंद कर देते हो, क्या बोलने वाला आपके सुनाने की कोशिश करेगा वहां पर? नहीं, वो भी क्या सोचेगा कि जल्दी जल्दी से इस कन्वर्सेशन को खत्म किया जाए और ओवर किया जाए। तो वही टीचर की हाल हो, वो टीचर यहां आता है, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना, क्योंकि उसको 2 घंटे के क्या मिल रहे हैं, पैसे। लेकिन वो जैसे ही पता चलेगा कि तुम्हारा भी इंटरेस्ट कम है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्या करेगा, वो अपना टॉपिक उसी को कवर करते, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे आपसे सिलेक्शन लेना है, इसलिए मैं आपको गालियां निकालकर कुछ ना कुछ करके आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। बट उसको कोई मतलब नहीं है, उसका एक पेमेंट का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया एंड देयर आफ्टर। हाँ, ये नहीं कि सभी टीचर ऐसे होते हैं, लेकिन एक बात कर रहा हूं कि साइकोलॉजी क्या बोलती है। साइकोलॉजी तो यही बोलती है ना, हमेशा ये नहीं कि सारे टीचर ही ऐसे होते हैं कि मैं दूध दूध का धुला हूं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर बहुत अच्छे हैं सारे के सारे, लेकिन समस्या एक है कि वहां पर वो आपको फोकस क्यों करेगा, आपको क्यों बोलेगा कुछ। तो इसलिए आप लोग जब भी किसी टीचर से पढ़ते हो, इंटरेक्शन जरूर रखा करो, और जो वीडियो बंद करके पल्लू में रहते हैं उनको बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि वीडियोस ऑन करके रखा करो, उससे तुम्हारा इंटरेक्शन इंक्रीज होता है। तुम लोग यहां पर सीन होते हो, आप भले ही इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूं, चाहे ऑफलाइन का है चाहे ऑनलाइन का है। आप बहुत बार वीडियो ऑन करके किसी दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हो, मन कर रहा होता है कि बोल दूं, कि डिस्कशन बाद में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझिए इसे। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि इरिगेशन की जब हम बात करें तो इरिगेशन का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल जो एप्लीकेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन चैनल्स एंड ऑल, है ना, तो वो हमारा यहां पर क्या है, इरिगेशन है।
इरिगेशन की क्यों हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ये सब चीजें हमारी जो है हम जानते हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो इनको दिया गया है कि क्या हम करते हैं। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव एक बार अच्छे से आप लोग इनको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, है ना, कि चाहे हम लोग एक क्रॉप की प्रोडक्शन है या आपका फोटोसिंथेसिस है उसके लिए हम बात करें, सोइल के अंदर वाटर की कमी है तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, कॉम्पैक्शन है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है अगर वाटर नहीं होगा तो, है ना, क्योंकि आपका अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसमें रूट इजीली क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। अदरवाइज सोइल क्या हो जाएगी आपकी, कॉम्पैक्ट। आपने देखा होगा ड्राई सोइल होने के बाद सोइल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, और उसमें से रूट का पेनिट्रेशन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपका इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आप लोग देखोगे यहाँ पर कि प्रेजेंट टाइम में जो ये आपका 2019 का सोर्स है और अभी तक यही पड़ा हुआ है, अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये माइक्रो इरिगेशन का डेटा जो है वो आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो बट यहाँ पर ये जो डेटा है ये आपका अभी तक क्या है, प्रेजेंट टाइम तक सेम है, केवल ये डेटा आप लोग नहीं करोगे अभी का, बाकी सारा का सारा अभी के अकॉर्डिंग यही डेटा है आपका, जो कि इरिगेशन के अंडर में कितना है। तो टोटल आपका 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया क्या है, नेट शोन एरिया है, और उसका 48.8%, याद है हमने कल पढ़ा था कि हमारा 48.8% एरिया क्या है आपका, इरिगेटेड है, बाकी रेस्ट यानी कि 1.2% एरिया ये हमारा क्या है आपका रेनफेड, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 51% एरिया आपका क्या है रेनफेड, और 49% एरिया क्या है आपका इरिगेटेड। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आपका इरिगेटेड और रेनफेड का डेटा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है कि टाइम ऑफ इरिगेशन एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग किसी भी कंपनी में जाते हो और तुम एज ए जॉब अप्लाई करना चाहते हो, वो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एक चीज पूछते हैं कि हम आपको जॉब क्यों दें, समझ में आया? तो आप वहां पर क्या बताओगे कि सर आपकी जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पास 8 घंटे या 9 घंटे काम करूंगा, पहला। दूसरा, आपकी जो कंपनी की इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास प्रेजेंट है, समझ में आया? दूसरा। तीसरा, यहां पर क्या है कि सर आप लोग जिस सैलरी की बात कर रहे हो देने की, उस सैलरी में मैं काम कर सकता हूं। तो तीनों को डिमांड में आपने कंप्लीट किया तभी वो आपको क्या करने वाले हैं, हायर करने वाले, क्योंकि आप उनके लायक हो, आप उनकी पोस्ट के लिए वाजिब हो, आप उनकी सैलरी के लिए भी वाजिब हो, आप उनको काम भी प्रॉपर टाइम पर करके दोगे। तो ये सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से आपको पानी अगर सोइल को अप्लाई करना है, इरिगेशन क्रॉप प्रोवाइड करवाना है, तो सबसे पहली चीज ये है कि व्हेन टू इरिगेट, यानी कि इरिगेशन देना कब है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अभी आओ मेरे पास हेल्प लेने के लिए कि सर मुझे पढ़ना है और मुझे जॉब लगना है, और मैं बोल दूं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई 2 साल बाद आना। अब आप 30 की हो चुके हो, 32 के होने के बाद आपकी उम्र क्या हो गई, निकल गई, तो क्या कोई फायदा होगा? मैं आपको 2 साल बाद फ्री में भी पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। और दूसरा यहां पर क्या है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आपका हाउ मच टू इरिगेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और मैंने तुम्हें यह बोल दिया, तुमने पूछा कि सर बुक कौन कौन सी पढ़े, मैंने यहां पर एग्रीकल्चर की कम से कम 50 बुक के नाम बता दिए। क्या 50 बुक पढ़ने के बाद भी पॉसिबल है कि सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, हम 50 को अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि कितना पानी आपकी क्रॉप को चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी क्रॉप है, उसको रिक्वायरमेंट है, आपकी क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज आ चुकी है, उस समय अगर आपने पानी नहीं दिया तो क्रॉप क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। उसके बाद आप लोग चाहे पानी से भर दो उसको, कोई फायदा होगा? नो। दूसरा, हाउ मच, अगर आपने पानी एक्स्ट्रा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रॉबेरी की बात करता हूं क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक ऐसी क्रॉप है जो कि मोस्ट सेंसिटिव है, लेकिन अगर सीरियल्स में बात करें तो मेज आपकी मोस्ट सीरियल आपकी सेंसिटिव क्रॉप है। मेज के अंदर एक टाइम के लिए वाटर स्टेगनेंट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर जैसे ही पानी वहां पर स्टेगनेंट कंडीशन में रहेगा, मेज की क्रॉप क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। तो आपकी मेज के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार से आपकी अगर स्ट्रॉबेरी में पानी 2 घंटे या 3 घंटे के लिए भी लगातार अगर खड़ा हो गया तो स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पूरी नाइट में फेल हो सकती है। डू यू नो दैट? ठीक है, तो इसीलिए आपका क्रॉप के अंदर कितना पानी देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हाउ बेस्ट टू इरिगेट, यानी कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है। अगर आप फ्लडेड, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पानी है अवेलेबल कितना, 5000 लीटर, और आप लोग उसके अंदर हो सकता है पानी आने वाले टाइम में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, एक टैंक आपने स्टोर किया हुआ है, अब आप पानी किससे दोगे? क्या आप पॉसिबल है कि फ्लडेड इरिगेशन दोगे? क्या वहां पर पॉसिबल है कि आप जो है बंड्स बनाकर इरिगेशन दोगे?
नो, उस टाइम आप प्रेफर किसको करोगे, या तो ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को। ये दोनों आपके क्या होंगे, प्रेफरेबल मेथड होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लेस वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो उसी में है, आपका जो सेविंग ऑफ वाटर है वो उसी में है, इसीलिए आपका जो प्रेफरेबल मेथड होगा वो ये होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो आपका फॉर एग्जांपल वीट क्रॉप है, आप वीट को ग्रो करवा रहे हो, क्या पॉसिबल है उसमें ड्रिप इरिगेशन मेथड को फॉलो करना? वो उतना कन्वीनियंट ही नहीं होगा, आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें। तो इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम किस मेथड के द्वारा आपका इरिगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ एक्सेस। ये आप सब लोग जानते हैं, अगर ज्यादा पानी दिया और कम पानी दिया तो दोनों में क्या नुकसान है। अगर आप किसी भी चीज को एक्सेस करते हो और किसी भी चीज को अगर लिमिट में करते हो तो दोनों के ही क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने अगर खाना खाया, खाना तुम खा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली उस खाने के नुकसान भी हो सकते हैं अगर तुमने एक्स्ट्रा खा लिया। हम कई बार सुनते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होता क्यों है? क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा होता है, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो जाता है। क्योंकि ज्यादा, जब लिमिट से ज्यादा है ना, बड़ा स्वाद है, उस स्वाद के चक्कर में हमने पेट यहां तक नहीं यहां तक भर लिया, अब डेफिनेटली बाहर तो आएगा ही ना, तो हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गया। लेकिन ये नहीं बोला कि हमने एक्स्ट्रा खा लिया। समझ में आया? चलिए दूसरा, यहां पर आप लोग अगर कम खाते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी नीड है, रिक्वायरमेंट है आपकी खाना खाने की, रोज 100 ग्राम फैट आपको चाहिए, लेकिन आप लोग जो है अब जीरो फिगर के चक्कर में, जैसे आजकल हो रहा है, ठीक है, मेरा जीरो फिगर ऐसे नहीं है ना, वो पता नहीं ऐसे ही सिस्टम में है, तो वो मत समझ लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका वो जीरो फिगर बनाने के चक्कर में हम अगर डाइट कम लेते हैं तो उस केस में भी क्या होगा, आपने कई बार सुना होगा, देखिए ये खासकर मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आपने कई बार इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि खासकर आप स्कूल में जब होते थे तो प्रेयर होती थी आपकी, याद है? प्रेयर के टाइम पर लड़कियों को ज्यादातर चक्कर आते थे। डू यू नो दैट थिंग? ऐसा हमेशा। अब देखो इसके अंदर ये नहीं कि उनका कोई प्रॉब्लम था, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि गर्ल्स के अंदर सबसे ज्यादा वाटर की डिमांड होती है दो केसेस के अंदर। एक तो उनको जो पीरियड्स आते हैं उस टाइम पर उनकी वाटर की डिमांड पीक पे होती है, क्योंकि उनके अंदर, और दूसरा उनके अंदर जब वो आपका लगातार कंटिन्यू जो ये साइकिल चलता है, तो इसकी वजह से ये चलता, चलो बाद की बात है, लेकिन इस चीज के अंदर ये समझना पड़ेगा कि ये साइकिल आजकल जो है टाइम से पहले भी स्टार्ट हो गया है ना, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने हार्मोन के टाइम पर बताया था कि हार्मोन जो है वो केवल आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल चेंजेस नहीं कर रहे, आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वीमेन के अंदर, या फिर आपका जो क्या कहते हैं बॉयज के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ऑक्सीटोसिन लेवल है, इनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, और इन्हीं हार्मोन की वजह से है कि हमारी बॉडी के जो साइकिल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। समझ में आ गया? तो इसी वजह से यह समझकर चलना पड़ेगा कि आपका पानी की जो डिमांड है अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे बॉडी के अंदर तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेम आपका यहां है, अगर फील्ड में आपने एक्सेस वाटर दे दिया तो फ्लडिंग हो जाएगा, फ्लडिंग हो गया तो क्या हो गया, क्रॉप आपकी फेल हो सकती है। दूसरा, वाटर का लॉस तो हो ही रहा है, एक्सेस वाटर का यूज हो ही रहा है, अगर पानी बहुत ज्यादा है तो सोइल इरोजन होने के चांसेस भी आपके हो सकते हैं, और इसकी वजह से क्रॉप आपकी फेल हो सकती है। नेक्स्ट, आपका अगर हम बात करें तो आपकी सोइल के अंदर पानी आपने कम दे दिया तो डेफिनेटली वाटर की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और वाटर की डिमांड अगर कंप्लीट नहीं हुई तो क्रॉप अगेन आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रीजन रहा। अब अगर हम बात करें तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस चीज को समझने की रिक्वायरमेंट है कि आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हो कि पर्टिकुलर मेरी क्लास के अंदर अभी क्या है, एक कमांड है। मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेकिन जैसे ही तुम लोग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो, क्या मेरी कमांड वहां पर वर्क करेगी? नो, दैट इज योर चॉइस, इफ यू वांट टू डू यू कैन, बट वहां पर दो चीजें हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर वहां पर कमांड तो रहेगी। देखो वो इज्जत होती है, हम जिसको शब्द बोलते हैं इज्जत, है ना, कि मैं कुछ बोल दूंगा डेफिनेटली तुम लोग कर दोगे, दैट इज ड्यू टू द रिस्पेक्ट। बट अगर तुम नहीं करना चाहो तो क्या वहां पर कि मेरी कोई बाउंडेशन है? नहीं बाउंडेशन है ना, तो वो आपका वहां पर क्या है कि एक कमांड जो है मेरी कहां तक है, आपकी क्लास में है। यहां पर मैं कमांड कर सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि तुम्हें करना पड़ेगा, अगर ये तुम नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें क्लास से एक्सपेल कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गया? तो ये मेरी क्या है, आपकी कमांड है। ठीक है, उसी प्रकार से इंडियन आर्मी की कमांड क्या है, इंडिया है। उसी प्रकार से एक हरियाणा की अगर पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, तो उसकी पर्टिकुलर स्टेट में ही क्या है, कमांड है। क्योंकि आपने अभी ऑब्जर्व किया था तजिंदर बग्गा को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस कहां गई थी, दिल्ली में गई थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, है ना, रास्ते में पकड़ लिया पुलिस को, पुलिस ने।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर यही चीज है। अब आपके इरिगेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट रन किया। आपके इरिगेशन के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार से बोले जाते हैं। एक आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक आपका मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और एक आपका स्मॉल या फिर आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब यहां पर जो आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसको बोला जाता है कि इसका जो कमांड एरिया होता है वो कितना होता है आपका, लेस देन 2000 हेक्टेयर। और अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट मतलब पैसे की बात करें, तो लेस देन 2.5 मिलियन, लेस देन 2.5 मिलियन। तो ये आपका यहां पर क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है माइनर। नेक्स्ट आपका है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम की बात करें तो 2000 टू 10,000 हेक्टेयर एरिया आपका यहां पर जो है, और इसमें आपका 2.5 टू 50 मिलियन रुपीस तक का इसमें क्या होता है, टारगेट होता है। और नेक्स्ट आपका है यहां पर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, और इसमें याद रखना मोर देन 10,000 हेक्टेयर एरिया होगा, और यहां पर आपका मोर देन 50 मिलियन रुपीस जो होंगे वो इसमें आपके बोले जाएंगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि यहां पर जो आपका ये माइनर, मीडियम और इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इनका ये क्या होता है, कमांड एरिया होता है। क्या होता है आपका, कमांड एरिया। अब कमांड एरिया का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोशिश की जा रही है इतने एरिया को इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हें, फॉर एग्जांपल तुम एक क्या हो, क्या कहते हैं वो, आपका कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट लेते हो इरिगेशन चैनल बनाने के। अब मैंने तुम्हें बोला, मैं गवर्नमेंट हूं और मैंने तुम्हें बोला कि भाई एक काम करिए, हमारे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर 2000 एकड़ को आप लोगों ने क्या करना है, इरिगेशन प्रोवाइड करवानी है। तो आपका यहां पर जैसे ही 2000 आएगा, क्योंकि लेस देन 2000 क्या है, माइनर है, और 2000 में आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, मीडियम है। या फिर मैंने वहां पर बोला 4000, तो वैसे ही आंसर क्या चला जाएगा आपका, मीडियम। लेकिन क्वेश्चन यहां पर या तो आएगा कि इसके लिए कितना एरिया है, कमांड एरिया। तो कमांड एरिया का मतलब है कि कितना एरिया उस प्रोजेक्ट में कवर किया जा रहा है। क्या आपने सुना है कि आपका गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था 2000 का और उन्होंने टारगेट को पूरा करके कर दिया 2500? होता है ऐसा कभी? नहीं। 2000 का दिया 1900 हो जाए अलग बात है, लेकिन 2000 दिया और 2100 2200 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हमारा क्या है, आपका कमांड एरिया। ठीक है, तो कमांड एरिया प्रोग्राम 1974 से 75 से चला था, और उसमें कोशिश ये की जा रही थी कि जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है प्रॉपर की जाए। खासकर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपके उन एरियाज में जैसे हिली एरियाज हैं, तो वहां पर क्या इरिगेशन चैनल नॉर्मली कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं? नो। वहां पर हम कोशिश कर सकते हैं कि लैंड को स्लोप वगैरह देकर, बेंच टेरेसिंग वगैरह बनाकर कोशिश कर सकते हैं कि इरिगेशन की फैसिलिटीज को प्रमोट करवाया जाए, लेकिन वहां पर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक आपका और ऐड किया गया था इसमें, वाराबंदी और रोटेशनल सप्लाई। वाराबंदी मतलब बारी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि मैं यहां पर आपको फॉर एग्जांपल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, है ना, तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, लाइन में लगे हो, और मैंने क्या किया कि भाई सब लोग लाइन में आएंगे और अपना नेम वाइज, है ना, फॉर एग्जांपल तुम ABCD, है ना, जो तुम नेम वाइज हो, अपने नेम वाइज यहां पर क्या हो जाओ, स्टैंड अप हो जाओ, और जिसका नेम है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आते जाओ। तो तुम क्या होगा, पहले A वाले आएंगे आगे, फिर कौन आएंगे, B वाले, फिर कौन आएंगे, C, D, E, है ना। इस प्रकार से आपका क्या होगा, सीक्वेंस में आप लोग आओगे। जब आपकी बारी आएगी तभी आपको क्या मिलेगा, बुक मिलेगा। और आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी बात करता हूं, तुम सब लोग क्या हो, तुम अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे 3 बैच चल रहे हैं हमारे पास, तो 3 बैच में क्या है, आपका मॉर्निंग का है, एक आफ्टरनून का है और एक आपका इवनिंग का है। 3 बैचेस हैं। तो तीनों बैचेस की क्या कभी वो कहते हैं ना कि तुम 3 बजे से पहले आके मुझे बोल सकते हो कि मेरी क्लास लगाओ? नो। तुम्हारा क्या होगा, 3 बजे का टाइम है तो तुम 3 बजे ही आकर मुझे बोल सकते हो कि सर आज आपने क्लास क्यों नहीं लगाई। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन क्या 3 बजे से पहले आके तुम पूछ सकते हो कि सर आज मेरी क्लास क्यों नहीं लगाई? यस और नो? मतलब क्या है कि जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम्हारा टर्न आएगा, तभी तुम वहां पर मेरे से डिमांड कर सकते हो। वही बात है इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन स्टेट के अंदर रोटेशनल सप्लाई होता है वाटर का। हर एक फार्मर को पर एकड़ एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि इतना पानी अवेलेबल है, आपको 1 एकड़ के लिए इतना पानी दिया जाएगा, इतने मिनट पानी दिया जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो कैनाल होती है, उस कैनाल में से अपना पानी जो होता है, फॉर एग्जांपल ये चैनल है,
इस चैनल में से यहां एक फार्मर है, एक यहां फार्मर है, एक यहां फार्मर है, एक यहां फार्मर है, ठीक है। तो आखिर में क्या होगा, पानी तो खत्म हो जाएगा एकदम से। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो यहां पर हर एक फार्मर का क्या होता है, हर कोई फार्मर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पानी को यूज नहीं कर सकता। यहां पर क्या होता है, हर एक फार्मर को टाइम दिया गया है कि 15 मिनट तू पानी यूज करेगा, अगले 15 मिनट तू यूज करेगा, और हर वीक के बाद क्या होता है, एक टर्न फिर आ जाता है उसी फार्मर का, और एक वीक के अंदर सभी फार्मर को निपटा दिया जाता है जो उस इरिगेशन चैनल के अंडर में होते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या होता है, आपका वाराबंदी या रोटेशनल सप्लाई। अलग अलग एरिया में अलग अलग है, क्योंकि वहां पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड रखा गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर पंजाबी सॉन्ग आप सुनते हो तो एक गाना आपने अच्छे से सुना होगा, क्या? भज के हटाई मखना, जट पानी दीवारी दे पीछे लड़ पे। समझ में आ गया? तो वो क्या है, इसीलिए है ना, वो इसी के ऊपर गाया गया था कि वारी वारा, ठीक है। तो वारा बंदी या रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि सभी को पानी इक्वल फॉर्म में मिलना चाहिए सप्लाई के लिए। तो ये आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट के तीनों आपने ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है, काइंड ऑफ सॉइल वाटर, कि सॉइल के अंदर जो पानी होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक बार देख लो, मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आगे कवर करूंगा अभी, ठीक है। लेकिन इसको एक बार आप नजर में डाल लो कि हमारा पानी हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ग्रेविटेशनल, वैसे तो आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको मैं कवर करूंगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सॉइल के अंदर ये हम एक बार देख लेते हैं कि कहानी क्या होती है। आप सब लोग जानते हो कि हमारी सॉइल जो होती है वो कंपोज्ड है 4 पार्ट से। इसके अंदर मेनली मेजर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है मिनरल मैटर जो कि सबसे बड़ा भाग है, एक है आपका ऑर्गेनिक मैटर जो कि आपका सबसे कम भाग होता है, ठीक है। ये हमारा 45% है, ये हमारा यहाँ पर 5% है। बाकी दो जो पार्ट बच जाते हैं जो हाफ हाफ फॉर्म में होते हैं, 25 और 25, ये हमारे होते हैं सॉइल वाटर और सॉइल एयर। वाटर जो होता है वो मैक्रोपोर में प्रेजेंट होता है, सॉरी माइक्रोपोर में प्रेजेंट होता है, और सॉइल जो एयर होती है वो किस में होती है, आपकी मैक्रोपोर में प्रेजेंट होती है। माइक्रोपोर में आपका वाटर होगा, और जो आपका मैक्रोपोर है उसमें क्या होगा, आपका यहां पर एयर होगी, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि जो आपके बिल्कुल जो कहते हैं ना स्मॉल स्मॉल आपके पोर्स हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट है, जो कि कैपिलरी एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब वर्ड आप लोगों को बोलते हैं कि कैपिलरी कैपिलरी कैपिलरी, ये क्या होता है कैपिलरी? एक्चुअल में कहानी क्या होती है, ये कैसे बनता है, कैपिलरी एक्शन कैसे बनता है, कैसे ये पोर बनता है, तो वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए, तुम सब लोग जानते हो कि कोई भी चीज जो होती है वो आपस में कंस्ट्रक्ट की। फॉर एग्जांपल तुमने एक मकान बनाया, तुमने मकान बनाने के लिए क्या किया, बिल्डअप करने के लिए क्या किया, ब्रिक्स को, ईंटों को आपस में क्या किया, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से लगा दिया। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ये क्या किया तुमने, ब्रिक्स को इस प्रकार से अरेंज कर दिया। यही तो होता है। अरे भाई आया कि नहीं आया समझ में, है ना? तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, ये आपका अरेंजमेंट जो है ब्रिक्स का कर दिया, हुआ। तो यहां पर जो भी आप लोग कर रहे हो उसको प्रॉपरली मैनेज करके कर रहे हो। अब यहां पर अगर हमने खिड़की रखनी है, यहां पर आपका कोई गेट रखना है, तो ये आप लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हमने पूरा का पूरा इस प्रकार से एक यहां पे, यहां और यहां पूरा ओपन है कि ये हमारा क्या है, कमरा है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अलग अलग जो चीज होती है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन उसका होता है ना। अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्ट किया, इसमें सभी पार्टिकल्स को हमने अरेंज किया, तो अरेंज करने के टाइम पर उनके बीच में कितना कितना स्पेस है, कितना कितना स्पेस है, वो डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल कितने छोटे हैं जो हमने वहां पर यूज किए हैं, कितने कॉम्पैक्ट हैं जो हमने वहां पर यूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो आप लोग क्या करो कि एक कागज के टुकड़े को यूज करते हैं हम यहां पर। ये हमने क्या किया, एक हमने इसको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। और आप लोग क्या करो, इसको एक ग्लास में या फिर कहीं भी किसी भी जगह पर रख दो, डाल दो। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर रख दिया। अब देखिए ये आपका पड़ा हुआ है, दिख रहा है सभी को, इतना स्पेस इसने कवर किया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा कि इसने टोटली जो यहां पर स्पेस था, जो यहां पर इतना सा लग रहा था कवर पहले किया हुआ, और अब कितना कर लिया इसने, उसका बहुत छोटा पार्ट। समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पार्टिकल कितने कॉम्पैक्ट हैं, कितने एक दूसरे के पास में प्रेजेंट है। लेकिन अब भी एक काम करके देखिए, इसको पानी में डिप करके देखिए, इसमें पानी क्या होगा, चला जाएगा। और अभी भी इसमें
अगर हम इसको और प्रेस करेंगे तो ये और भी क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है, कुछ पोर प्रेजेंट है। ऐसा ही कुछ किसके साथ होता है, सोइल के साथ होता है। जो हम यहां पर प्रेस करके निकाल सकते हैं वो क्या होता है आपका, मैक्रोपोर। और जो आपका पानी जहां पर कुछ टाइम के लिए आप कितना भी प्रेस कर लेना, इसको जितना मन में आए उतना प्रेस कर लेना, फिर इसके अंदर पानी डाल देना, ये 2-3 बूंद पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर ही लेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर एक सरफेस जो होता है ना, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो सरफेस अपने पास उस चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो हर एक चीज में क्या है, एक अट्रैक्शन पावर है। सुना है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्ड सुना है सभी ने? अरे सुना है कि नहीं सुना है ना? तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये वही चीज है कि जब कोई चीज किसी चीज को अपने तरफ खींचती है किसी फोर्स के साथ, तो वो चीज जितना फोर्स के साथ तुम खींचोगे उतना ही फोर्स के साथ वो वहां पर अटैच भी होगा। समझ में आया? चलिए अब मैं समझाता हूं। यहां पर क्या है, ये आपकी एक सॉइल है। इस सॉइल के ऊपर आपका एक चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन यहां पर आपकी क्ले पार्टिकल्स हैं, उसकी हम बात करते हैं ज्यादातर, उसमें हम क्या प्रेजेंट बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज आपका बोलते हैं। यस और नो? अरे भाई एनायन ही तो होता है इसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। अब यहां पर आपका वाटर जो होता है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अच्छा जरा बताइएगा कि ये जो है और एक पानी का पार्टिकल का यहां भी है, जरा बताइए ये ज्यादा फोर्स के साथ अटैच है या ये ज्यादा फोर्स के साथ अटैच है? चलिए बताइए, ए ज्यादा फोर्स के साथ अटैच है या बी फोर्स के साथ अटैच है? ए। डेफिनेटली सोइल के साथ जितना वो कॉम्पैक्ट ज्यादा होगा, जितना वो नजदीक ज्यादा होगा, उतना ही वो क्लोजली कॉम्पैक्ट होगा और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अटैच होगा। और यहां पर जो फोर्स होता है दोनों के अट्रैक्शन के लिए, उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? यहां पर याद रखना कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपका है एक एडहेशन फोर्स और एक है आपका कोहेजन फोर्स। देखिए एडहेशन का मतलब क्या होता है कि दो, फॉर एग्जांपल आपने एडहेसिव टेप के बारे में सुना होगा। एडहेसिव टेप क्या होती है, जो आप मार्केट से परचेज करके लेके आते हो। कभी आपने ऐसा हुआ था कि मेरा फ्रेंड एक एडहेसिव टेप लेके आ रहा है और एक मैं भी टेप लेके आ रहा हूं, हम दोनों आज टेप टेप को जोड़ने का काम करेंगे, ऐसा हुआ था? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उस टेप को आपका जो वहां पर न्यूज़पेपर है या फिर हमारा जो बुक का कवर है, याद होगा हम बुक का कवर जब चढ़ाते थे तो उसको चिपकाते थे उससे, याद है? तो हम लोग उसको क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो हमेशा जब आपका एडहेशन की बात होती है तो दो आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल यहां पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल क्या है, एक आपका सोइल है और एक आपका वाटर है। लेकिन जब सोइल पार्टिकल सोइल के साथ, वाटर पार्टिकल वाटर के साथ जब अटैच होता है, वो हमारा कोहेजन फोर्स, को का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम फोर्स के साथ दोनों चीजें अटैच्ड हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं कोहेजन फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? कोहेजन फोर्स। बताइए जरा समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है किसी का? Are you sure? Same particle, then there is a force name is cohesion. Different particles, then the force between them is known as adhesion. Are you getting my point? For example, there is soil particles is attached with soil particle. Didn't get? फॉर एग्जाम्पल आप जब भी देखोगे सोइल को, आप सोइल मिट्टी हाथ में उठाओगे, गिल्ली मिट्टी है ना, वेट सोइल को, और जैसे ही हाथ में लिया उसको आप क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट करके लड्डू बन जाएगा आपका। यस और नो? तो ये आपका आपस में सोइल पार्टिकल्स क्या है, अटैच है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन। क्या बोलते हैं, कोहेजन। सेकंड है आपका एडहेशन। सोइल पार्टिकल वाटर के साथ जो अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एडहेशन। समझ में आ गया? तो यहां पर एडहेशन फोर्स के द्वारा सोइल और वाटर पार्टिकल क्या है, अटैच है। लेकिन याद रखना, एक है सोइल, एक है सोइल पार्टिकल, दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? दोनों पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वॉल, एक है ब्रिक। तो यहां पर ब्रिक कौन है, सोइल पार्टिकल, और सोइल कौन है, वॉल।
समझ में आ रहा है मेरी बात यहां पर? तो होता क्या है, अगर आप लोग सोइल में पानी डालोगे तो वो क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब। लेकिन सोइल पार्टिकल वाटर को क्या करता है, एडजॉर्ब। एक बी वर्ड है, एक डी वर्ड है। होता क्या है, सोयल पार्टिकल हमेशा वाटर को एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है, फॉर एग्जांपल तुम यहां पर इसको हाथ को क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, यस और नो। ये जो कलर किया जा रहा है, ये जो आपका कलर किया जा रहा है, ये कहां किया जा रहा है, सरफेस के ऊपर। कहां किया जा रहा है आपका, सरफेस के ऊपर। क्या हुआ, तो आपका क्या किया जा रहा है, सरफेस के ऊपर। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि जो आपका सरफेस है उसके ऊपर अगर हम कोई कलर को या फिर कुछ भी चीज को आपका लगा रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा, एडजॉर्प्शन, एडी। और जब कोई चीज आपका सोइल पार्टिकल के अंदर आपका कुछ चला जाता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक कॉटन है, कॉटन बॉल को लिया और उसको आपने क्या किया, पानी में डिप कर दिया या इंक में डिप कर दिया, तो क्या होता है, इंक उसके अंदर जाती है या फिर उसके सरफेस के ऊपर रह जाती है, इंटरनल साइड में चला जाता है। तो हमेशा वो हमारा क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है वो आपका, एब्जॉर्प्शन। और याद रखना, सोइल पार्टिकल्स हमेशा वाटर को एडजॉर्ब करते हैं, सोइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और जब आपका जो सोइल का सरफेस था उसके ऊपर हमारा जो वाटर था वो क्या है, एडजॉर्ब्ड है। क्या है, एडजॉर्ब्ड है। और जो वाटर आपका एडजॉर्ब होता है वो एक फोर्स के साथ अटैच होता है। वो फोर्स आपका नाम क्या है, यहां पर क्या है आपका, एडहेशन। क्या है आपका, एडहेशन। और याद रखना यहां पर एक केटायन है और एक एनायन है, ये एक चार्ज होता है। इस चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस चार्ज के द्वारा ही सोइल के अंदर फर्टिलिटी, सोइल के अंदर प्रोडक्टिविटी, ये चीजें क्या रहती हैं आपकी, मेंटेन रहती हैं। बताइए जरा, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है किसी का? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, कोई समस्या, कोई भारी समस्या, कोई हल्की समस्या नहीं है? चलिए, तो अब यहां पर आपका, एक सेकेंड, अबे चल जा भाई। तो हम बात कर रहे थे कि यहां पर जो आपका सोइल पार्टिकल है वो इसके ऊपर अटैच है, सॉरी वाटर पार्टिकल जो है वो सोइल के ऊपर क्या है, अटैच्ड है। तो यहां पर जो आपका वाटर पार्टिकल जो इसके ऊपर अटैच है, ये जो यहां पर आपका फोर्स बन रहा है इन दोनों के बीच में, अबे यार, ये जो दोनों के बीच में फोर्स बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन दोनों के बीच में। लेकिन जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता जाएगा आपका, वीक होता जाएगा। तो याद रखना कि जो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अटैच है उतना ही अच्छा। एक चीज बताइए, आपने किसी चीज को कसकर पकड़ रखा है, क्या आप उसको जल्दी से छोड़ दोगे?
नहीं, आप उसको जल्दी से लीव नहीं करोगे। तो वही बात यहां पर है, आपका वाटर पार्टिकल यहां पर ज्यादा फोर्स के साथ है और ये कभी दूर नहीं किया जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। समझ में आया या नहीं आया, हुआ ध्यान में? ये क्या है आपका, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्ट होता है, और ये हमेशा वेपर फॉर्म में वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है सॉइल में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेपर फॉर्म में। और जैसे ही ये दूर आना स्टार्ट होगा, उसी प्रकार से यहां पर आपका जो फोर्स है वो क्या बनेगा, कैपिलरी वाटर। क्या बनेगा आपका, कैपिलरी वाटर। यहां पर जो फोर्स होता है वो 31,000 से लेके, तो सॉरी 31 से लेके 10,000 एटमॉस्फेरिक या बार, इन दोनों की यूनिट सेम होती है, इसलिए हम यहां पर एटमॉस्फेरिक भी लिख सकते हैं या फिर आपका बार लिख सकते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस है 0.00005 का, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर आपका दो वाटर फॉर्म में अवेलेबल रहता है, यानी कि एक अवेलेबल है और एक आपका यहां पर अनअवेलेबल है। एक को अवेलेबल क्यों बोला और एक को अनअवेलेबल क्यों बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि जो वाटर प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा वो अवेलेबल है, और जो अवेलेबल नहीं होगा वो क्या है आपका, अनअवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो कैपिलरी के बाद आपका नेक्स्ट आता है यहां पर कौन सा, कौन सा, ग्रेविटेशनल वाटर। क्या आता है आपका, ग्रेविटेशनल वाटर, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स होता है सोइल का वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो, ना के बराबर होता है, और इसीलिए ये फ्री क्या करता है, फ्लो करता है। चाहे वो ग्राउंड में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा चला जाए, आपका इन्फिल्ट्रेशन होकर, परकोलेशन होकर, चाहे वो क्या चला जाए आपका, बाहर चला जाए, रन ऑफ होकर उसका जो है सोइल को इरोजन कर दे। समझ में आ रहा है? तो दो प्रकार के यहां पर आपका फ्लो कर सकता है, जो आपका एक्सेस वाटर होता है, ग्रेविटेशन वाटर होता है, या फिर इसको हम फ्री फ्लो ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको रन ऑफ वाटर भी बोल देते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ठीक है, ये यहां पर आपका जो अवेलेबल वाटर और इनके जो फोर्स की बात आती है, उसमें यहां पर आपकी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्या है। इसके अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर ये जो वाटर है इसका फोर्स क्या है, कितना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक सेकेंड, तो यहां पर इस चीज कंडीशन को समझने के लिए यहां पर आपका यहां से पता चलेगा। देखिए सोइल के अंदर क्या है, आपका पहला वाटर क्या है, आपका जो सबसे नीचे था हमारा क्या था, अनअवेलेबल, जो कि स्ट्रांगली आपका अटैच था। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अवेलेबल वाटर, और आपका उसके बाद क्या होता है यहां पर, रेडली अवेलेबल वाटर या फ्री फ्लो करने वाला जो पानी बाहर आपका होता रहता है। इनपुट क्या है, या तो इरिगेशन है या फिर आपका रेन है। अब ये इजीली आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि यहां टैप से जो बाहर निकल जाएगा पानी वो क्या है, अवेलेबल। जो ऊपर आपका एक्स्ट्रा रहेगा पानी वो क्या करेगा, फ्री फ्लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो ये टैंक हमें इजीली उस चीज को समझा रहा है। और नेक्स्ट यहां पर आपका क्या है, ये कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर सैचुरेशन लेवल है, ये आपका फील्ड कैपेसिटी कंडीशन है, और ये आपकी परमानेंट विल्टिंग है। देखो फील्ड कैपेसिटी को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि ये होती क्या है। देखो जिस कंडीशन में सोइल में आपका पानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में मूवमेंट करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। मतलब पानी ना तो नीचे की ओर जाएगा ना साइड की ओर जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में हम उसको पानी को क्या बोलते हैं, आपका फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, और इस कंडीशन में कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें माइक्रोपोर में पानी होता है, इसमें मैक्रो में पानी होता है। बेटा इसमें माइक्रो फुल्ड होते हैं, कंप्लीटली फील्ड होते हैं, लेकिन आपके मैक्रो में भी पानी अवेलेबल हो सकता है।
ठीक है। और इसके लिए जो एग्जैक्ट आपका फोर्स है वो यहां पर आपसे पूछा जाता है बार बार। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा दिया गया कच्चा चिट्ठा इनके बारे में कि जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये ग्रेविटेशनल वाटर है, ये आपका कैपिलरी वाटर है। कैपिलरी वाटर की रेंज इतनी होती है, लेकिन यहां पर ये जो रेंज है वो अवेलेबल है और 15 to 31 पर हमारा अनअवेलेबल है। हाइग्रोस्कोपिक 31 से 10,000 है। टेम्परेरी और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो एक ही कंडीशन में होते हैं -15, और आपका जो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है वो -31 पे होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी फील्ड कंडीशन है वो इस जगह पर देखने को मिलेगी, और फील्ड कैपेसिटी के अंदर जो आपकी रेंज है वो आपकी -0.1 से -0.3 तक होती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले तो ये इसको हम लोग 0.3 बार या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये माइनस यहां पर यूज क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखिए माइनस का मतलब ये होता है कि वो जो वाटर था वो एक्चुअल में नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा था, लेकिन सोइल पार्टिकल में उसको क्या किया, ऊपर की ओर पुल अप किया। और उस पुल को शो करने के लिए हम किसको शो करते हैं, आपका नेगेटिव साइन को शो करते हैं, क्योंकि पानी एक्चुअल में कहां जा रहा था, नीचे जा रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। उस पानी को आपकी सोइल ने क्या किया, पुल किया, ऊपर की ओर खींच लिया, और इसीलिए उसको हमने किसके द्वारा लिखा, माइनस के द्वारा लिखा। और आपका जब भी माइनस और प्लस दोनों दिए होते हैं तो माइनस हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि वही एग्जैक्ट सिचुएशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए भाई। कोई डाउट है किसी का, बोलो बेटा। नहीं है, पक्की बात है। ओ महान आत्मा, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या। तो ये हमारा सोयल टेंशन को मेजरमेंट करने के लिए टेंशियोमीटर होता है। टेंशियोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी हेल्प से ये मेजर किया जाता है। टेंशियोमीटर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -0.85 बार या एटमॉस्फेरिक। ये आपका कंडीशन है अलग अलग सोइल लेवल में, लेकिन इसको हमें याद नहीं करना है क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे कोई ज़्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखिए कि सैचुरेशन कैपेसिटी कहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्ले के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें 60% जब पोर होगा, फिल हो जाएगा, तब जाकर ये क्या होगा, सैचुरेशन कैपेसिटी इसकी आती है। तो पानी को सबसे ज़्यादा होल्ड कौन कर पाएगा, क्ले। तो यहां से तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि सबसे ज्यादा आपका पोर स्पेस किसमें है, कौन सबसे ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है ना, इनमें से किसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये देख लो, जिसमें सैचुरेशन कैपेसिटी ज्यादा है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ये आपका एसिडिक सॉइल के लिए और आपका मतलब एल्कलाइन सॉइल के लिए टेम्परेचर ये अलग अलग आपका है। कोहेजन, हाइड्रेशन, कैपिलरिटी हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा का पूरा जो अभी तक हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको इस प्रकार से समझ में आया होगा। अभी भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि बचे हुए हैं, कवर करना है, तो अच्छे से आप लोग पढ़कर आइए, मेहनत करके आइए, जहाँ पर भी नीड होगी उसको कवर किया जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट हैं, आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। है बेटा ऑनलाइन में किसी का डाउट नहीं है? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।